अस्सलाम वालेकुम, मैं मारूख अख्तर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आपके पास दोबारा आई हूँ। हमने पहले भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की थी, इमोशनल इश्यूज़, साइकियाट्रिक इश्यूज़, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत उससे हमें इंसाइट मिली है, ख़ुद भी बहुत कुछ हमने उससे समझा कि कैसे मसाइल होते हैं और लोगों को भी मेरा ख़्याल है आइडिया हुआ कि किस तरह के उन्हें क्वेश्चंस करने चाहिए। हमारे पास आज भी बहुत सारे सवाल हैं और हम ऐसा करते हैं एक एक सवाल का हम आपको सवाल पढ़ते हैं और आपको जवाब देते जाएंगे। आपके भी कोई सवाल हो हमें ज़रूर रखें, लिखें। हर सवाल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सवाल से सिर्फ एक जवाब नहीं मिलता, बहुत सारे हम पहलुओं को कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सवाल है सलमान साहब का, कराची से ये लिखते हैं, 20 साल के हैं। मेरी उम्र 20 साल है। मेरा मसला बहुत परेशान कुन है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। 10 साल की उम्र से मेरा वज़न ज़्यादा था। मेरे ज़्यादा वज़न होने पे मेरे वालिद हमेशा नाराज़ रहते थे। अपने मोटे होने की वजह से मुझे एहसास कमतरी रही। अब हालांकि मेरा वज़न बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन मुझे अपना आप आईने में ज़्यादा नज़र आता है। सारे लोग मुझे तसल्ली देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारा वज़न ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं मोटा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें। ये जो आपका मसला है, ये अक्सर जो इस एज की, जैसे आपने एज बताई है आपकी 20 साल है, ये मसाइल टीनेजर्स को हो जाते हैं। 20 से 16 साल से लेके और 20 साल तक के जो बच्चे हैं, या जो बच्चे तो हमें नहीं कहना चाहिए, बड़े ही अब हो गए, ये मसाइल होते हैं। अच्छा, मुझे आपका मसला देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि बचपन में आपका वेट ज़्यादा था। बचपन में आप देखें ना, 9-10 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल पे हर एक का ही वेट ज़्यादा होता है। ये एक ग्रोइंग एक फ़ेज़ होती है जिसमें बॉडी कभी कहीं से बड़ी हो जाती है, कभी कहीं से बड़ी हो जाती है। अच्छा, होता ये है कि आम तौर पे पेरेंट्स अगर पेरेंट्स को बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स इसको सही तरीके से हैंडल कर लें और बचपन में आपको मोटापे को इतना क्रिटिसाइज़ ना करें, इतना उस पर तनकीद ना करें, तो बच्चा एक एज पे आते आते उसको थोड़ी समझ आ जाती है, तो वो अपना वेट कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि जब आप छोटे थे, आपका वज़न ज़ाहिर है बढ़ गया, जैसे बढ़ जाता है बच्चों का, और आपके शायद वालिद ने आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आती, वो ये समझते हैं कि भाई ये इसका वज़न क्यों ज़्यादा होता जा रहा है, वो भी परेशानी में करते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं इंटेंशन, नीयत बहुत अच्छी होती है, लेकिन हुआ ये कि जब आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो आपको अपना आप ही बुरा लगने लगा। फिर हुआ ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई कि मेरा वेट एक ख़ास उस पर होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपने तो पतले हो गए, चूँकि आपके इससे मुझे ये भी मिल रहा है कि मैं पतला हो गया हूँ, लेकिन आईने में मुझे अपना आप मोटा लगता है। ये हो जाता है कि जब बच्चों को बचपन में मोटापे पे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए, और पेरेंट्स जो है वो इंटेंशनली नहीं करते, उनकी नीयत नहीं होती, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा होता, तो बच्चों के अंदर ये एक एहसास कमतरी डेवलप हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये, आजकल टीवी में आप देखें इस कदर वो फ़ीमेल मॉडल्स वो अलग दिखाते हैं। आजकल तो मेल के लिए भी बड़ा क्राइटेरिया हो गया कि फ़िट बॉडी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें ऐसी बॉडी नहीं हो सकती। ठीक है, लोग थोड़े से, किसी का थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है, किसी का वज़न कम होता है। आप ज़्यादा वज़न की वजह से परेशान रहे, बाज़ बच्चे, ज़्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं हमारे कल्चर के, हमारी सोसाइटी के या हमारी कंट्री के, उनके कम वेट होने पे पेरेंट्स उनको कहते हैं खाता नहीं है, देखो कितना सूखा है। वो भी फिर ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं कि वो कितने ही उनका जो है वो वेट वो भी होता जाए, बढ़ता जाए, उन्हें ये लगता है कि बस हम सूखे हैं, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक आया था इसी तरह क्लाइंट था, एक बच्चा आया था, वो भी ऐसे 20-21 साल का था। उसने मुझे प्रॉब्लम ही वो ये लेके आया था कि मैं बहुत पतला हूँ और इसकी वजह से मेरे अंदर जो है वो एहसास कमतरी डेवलप हो गई है। जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे बिल्कुल पतला नहीं लगा, वो बहुत अच्छा सही बॉडी वाला बच्चा था। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें 2 मैं आपको मैसेजेस दूंगी, जैसे आपको पता है मैं हमेशा 2 या 3 पॉइंट पे ख़त्म करती हूँ, कि आप जो हैं अब अपने आप को जब भी आईने में देखें और आपको ये एहसास हो, या ये आपको ये सोच आए कि मैं मोटा हूँ, तो आप उस सोच को बिल्कुल रोक दें, ऐसी सोच को आने ही नहीं दें। दूसरा ये कि जो BMI होता है, जिसमें आप देखते हैं कि मेरी ये एज है और मेरा ये हाइट है और मेरी वज़न क्या होना चाहिए, उसको जहन में रखें। अगर आपकी हाइट के मुताबिक आपका वज़न है तो आप ठीक हैं, भले आपको आईने में कितना ही लग रहा है कि मैं छोटा हूँ, आप उसको अपने ऊपर इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने दें।
चूँकि अब आप पतले हो गए हैं और आपके दोस्त भी आपको पतला कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको पतला कहते हैं, सब आपको पतला कहते हैं, तो आप पतले हो गए हैं। लेकिन कुछ बचपन में आपके साथ जो हो गया उसकी वजह से आपके जहन में ये बात आ जाती है। अपने आप को मेंटेन रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, भाग दौड़ करें। लड़कों के लिए, अब तो लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, खेलें कूदें, एक्सरसाइज करें, सही खाएं। और जब भी आईने में देख को आपको ये थॉट आए तो फ़ौरन आप उस थॉट को जो है जहन से निकाल दें और कहें कि नहीं, मेरा तो हाइट जो है, मेरी हाइट और मेरे वेट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप अपनी सेल्फ़ हेल्प कर सकते हैं। रीज़न जो मैंने आपको बताई कि बचपन में आपके साथ ऐसा हो गया, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें इंसाइट मिल जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ और हमें ये क्यों हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि आधा मसला तो वहीं हल हो जाता है। अब आप इसको देखें, इस पर अमल करें, और अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है और आपको मसले का हल नहीं मिलता तो ज़रूर मुझे दोबारा कांटेक्ट करें, मुझे सवाल दोबारा लिखें, मैं आपके सवाल को और अच्छी तरह से समझ के उसका जवाब दूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपके सवाल करने का सलमान साहब। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे अच्छे जवाब दे सकूँ। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है नजमा साहिबा का, लाहौर से लिखती हैं, 30 साल की हैं। अच्छा, हाँ, ये मसला तो मुझे इनका लग रहा है। ठीक है, मेरी अम्मी हर वक्त सफाई सुथराई में मसरूफ़ रहती हैं। हम सब समझाते भी हैं इतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नहाने जाती हैं तो घंटों नहाती रहती हैं। किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हैं तो हाथ 10-10 बार धोती हैं। घर में हर चीज़ को बार बार धोती हैं। उनकी सफाई सुथराई की आदत से हम सब बहुत परेशान हैं और तंग हैं। अगर हम इनको रोकते हैं तो नाराज़ हो जाती हैं। अब मसला ये है कि क्या करें? रोकें तो मुश्किल, नहीं रोकें तो मुश्किल। ये मसला जो है, ये तो मसला काफ़ी गंभीर है, और इसको मैं, जो ज़्यादा सफाई सुथराई करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर कोई डेली सफाई सुथराई में 1 घंटे से ज़्यादा लगाता है तो फिर उसके साथ कोई मसला है और उस मसले का हल ढूंढना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई करना भी एक तरह का, इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक जहनी उलझन है जिसकी वजह से लोग ये करते हैं। उसमें होता ये है कि इनको ये एहसास होता रहता है, इनको ये थॉट्स आती रहती हैं, इनको ये आइडियाज़ दिमाग में आते रहते हैं कि मैं साफ़ नहीं हूँ, मैं साफ़ नहीं हूँ। जब इनको ये बार बार आइडियाज़ तंग करते हैं तो फिर वो अपने आप को साफ़ करने के लिए हाथ धोते हैं, नहाते हैं, चीज़ों की सफाई करते हैं। एक तरह से वो अपने आइडिया को, एंजाइटी जो उन्हें होती है ना, जो स्ट्रेस होता है उस आइडिया का, उस थॉट्स का जो स्ट्रेस होता है, उसको जो है वो नैलिफाई करने के लिए दे वॉश देयर हैंड्स एंड दे टेक बाथ, और घरों की सफाई करेंगे। ये एक, इसको हम एक बीमारी भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये सोच और इस एक्शन की बीमारी है, जिसमें ये थॉट्स ऐसी होती हैं कि वो जितना भी चाहे वो इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत नापसंदीदा होती हैं, बहुत तकलीफ़ दे होती हैं, बहुत डिस्ट्रेसिंग होती हैं, बहुत एंजाइटी क्रिएट करने वाली होती हैं, लेकिन वो किसी तरह भी इन थॉट्स को नहीं रोक सकता। और फिर इन थॉट्स को रोकने के लिए फिर वो बार बार अपने आप को, बाज़ लोगों को सफाई, जैसे इनका जो है इशू है सफाई सुथराई का है, बाज़ लोगों को और तरह की थॉट्स आती हैं, बाज़ लोगों को ये थॉट्स आती हैं कि मैंने अगर ये नहीं किया, अगर मैंने 10 दफ़ा दरवाज़ा चेक नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। अब बाज़ लोगों को ये थॉट्स आती हैं कि 4 दफ़ा गिनती करो, आगे जाओ, फिर गिनती करो, पीछे जाओ। और इस तरह के मुख्तलिफ, बाज़ लोगों को ऐसी भी थॉट्स आती हैं कि नाउज़ बिल्ला, अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसी थॉट्स आती हैं जो नाज़ेबा होती हैं, वो उसकी वजह से बहुत उन्हें गिल्ट रहता है। अच्छा, अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि इस पर कोई गुनाह नहीं है। देखिए, ये बीमारी है, बीमारी कोई गुनाह नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इन लोगों को ये भी एहसास है, इनको, मैं आई एम श्योर इनको ये एहसास होगा कि मेरा ये इर्रेशनल है, ये मेरा बिहेवियर जो है, या जो भी मेरी ये सोचे हैं, या जो भी मेरा अमल है, तकरारें अमल के लिए का भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा इर्रेशनल बिहेवियर है, ये मेरी इर्रेशनल थाट्स आ रही हैं। ये थाट्स जो हैं ये वहम है, उन्हें ये पता होता है कि ये वहम है। अच्छा, इस सूरत में मैं आपको, वैसे तो हम दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए मेडिसिन है, लेकिन कुछ इसकी मैं आपको 3 उस टेक्निक्स बताऊंगी। एक टेक्निक ये है कि आप इनको, आपकी मदर हैं तो आप इनको गाइड कर सकती हैं कि एक टेक्निक ये है कि, बल्कि 4 बताऊंगी। एक टेक्निक ये है कि उनको ये कहें कि जब भी दिमाग में थॉट आए, ऐसी कोई सोच आए, तो उस सोच को फ़ौरन स्टॉप कर दें, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉप 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक, अगर आप अकेले में हैं तो आप ज़ोर से स्टॉप कह देंगे, स्टॉप, और अगर आप लोगों में हैं तो आप आहिस्ता से स्टॉप कह दें। अच्छा, इसको हम कहते हैं थॉट स्टॉपिंग। इसमें आप जो ऐसी थॉट आती है हम उसको स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स प्रिवेंशन।
इसमें यह है कि अगर आपको हाथ धोने का अर्ज आ गई है कि मैं साफ़ नहीं हूँ और आपको अर्ज आ रही है कि मुझे हाथ धोना है, तो आप अपना रिस्पॉन्स, जो भी आपका अमल है, आप उसको रोक लें। आप कहें नहीं, मैं हाथ नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ साफ़ हैं, और आप हाथ नहीं धोएं। या अगर आप खाना खाने के बाद हाथ धोती हैं या कोई भी उसके बाद हाथ धोती हैं, तो आपको पता है इंसान 2 या 3 दफ़ा हाथ धोता है, डन हो जाता है। तीसरी दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा अगर दिल चाह रहा है हाथ धोने का, तो आप अपने आप को रोक लें, अपने रिस्पॉन्स को, जो आपका एक्ट है, ये जो अमल है, इसको प्रिवेंट कर लें। अच्छा, एक और इसके लिए हम बहुत अच्छा हल है कि जैसे लोगों को ये भी होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ नापाक हो जाएगा। इसमें आप इनकी इस तरह मदद कर सकती हैं कि इनकी मॉडलिंग, इनके लिए मॉडल करें। जैसे आप ये कहें, देखें मैंने यहाँ हाथ लगाया, मेरा हाथ तो गंदा नहीं हुआ। तो उससे भी जो है, इस तरह के जिनको बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का होता है, बहुत ज़्यादा इनको पाकी नापाकी का होता है, ये 3 चीज़ें करने से काफ़ी हद तक जो है, सुनने में वैसे उनको ये लगता है कि ये किस तरह का इलाज है, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत मदद करती हैं। चौथी जो मैं बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इनकी फैमिली हेल्प करें। ठीक है, जैसे आप इनकी बेटी हैं, या अगर आपके कोई बहन हैं, या आपके कोई और भाई हैं, या इनके आपके फादर हो गए, इनके हस्बैंड्स हो गए, तो ये हो सकता है कि जब वो घर में एंटर होती हैं और उनको लगता है कि मैं फ़ौरन नहा लूँ, तो उनसे कहें नहीं, आप साफ़ हैं, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ धो रही हैं, बर्तन बार बार धो रही हैं, तो आप कह सकती हैं अम्मी एक दफ़ा धुल गया, ये साफ़ है। फैमिली की सपोर्ट से भी ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। उसके बाद भी अगर हल नहीं होता, तो बल्कि बात क्या, मैं तो कहती हूँ शुरू में ही दवाई खा लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई बहुत सारे, कुछ चीज़ों में तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें दवाई की ज़रूरत होती है। और लोग वैसे में एक बात है, दवाई खाने से बहुत घबराते हैं। यहाँ पे मैं उन्हें ये कहती हूँ कि देखें, अगर हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम उसकी दवाई खाते हैं, हमें शुगर हो जाती है हम उसकी दवाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हम उसकी दवाई खाते हैं, और हम सारी सारी उम्र दवाई खाते रहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह ये हमें जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उसी तरह हमें ये जहनी बीमारियां होती हैं। अगर हम उसकी भी दवाई उसी तरह खाएं, तो ये देखें एक ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी हमें अल्लाह ने भी इसलिए दी है कि हम इसको अच्छे से गुजारें। तो कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी की दवाई खा के उससे अपने आप को, यू शुड गेट रिड ऑफ इट, बिल्कुल अपनी बीमारी को ख़त्म कर दें। तो ये अगर आप 3-4 चीज़ों में अपनी मदर की हेल्प करेंगी, और आई होप कि वो सब हमारा प्रोग्राम भी देख रही होंगी, तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक इनके मसाइल हल हो जाएंगे। ये मसला होता है, बल्कि मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई करने से, या बहुत ज़्यादा बचपन में किसी को देख भी लिया होता है बहुत ज़्यादा करते हुए, जहन में इस तरह के सवालात भी आते हैं, तो उससे ये मसला हो जाता है। लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह दवाई करने से और दुआ करने से तो सारे ही मसले हल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। बहुत परेशान मत हो, चूँकि आपने एंड में लिखा है, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। रोकें तो भी मुश्किल, नहीं रोकें तो भी मुश्किल, नहीं आप उनको रोकेंगी तो आपके लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है ये सबा खान का, कोयटा से लिखती है। चलो जी, कोयटा से भी हमारे पास सवाल आ गया। इसका मतलब ये कि हम ज़रा लोगों तक पहुंच रहे हैं। वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी उम्र है 35 साल, 35 ईयर्स। ये लिखती हैं कि हाउस वाइफ है। ठीक है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल गोइंग हैं। मेरा मसला ये है कि मेरे बच्चे एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं। बच्चे तो लड़ते हैं थोड़ा बहुत, मैंने हर आजमा लिया, हर बार आजमा लिया है, लेकिन कोई हल नहीं समझ में आता। कभी डांट कर समझाती हूँ, कभी प्यार करती हूँ, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आप मुझे कोई ऐसा मशवरा दें कि मैं अपने बच्चों के दरमियान रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से निजात पा सकूं। नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ कि देखें थोड़ा बहुत तो बच्चे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आपके क्वेश्चन से ये लगता है कि बच्चे आपके ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों का इतना कसूर नहीं बनता। यहाँ पे जब भी कोई इस तरह के इशू के साथ आता है, जब देखें 2 सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में अगर ज़्यादा लड़ाई हो रही हो, तो हम फ़ौरन ये देखते हैं कि पेरेंट का कैसा रवैया है, पेरेंट का बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ कैसा रवैया है, दूसरे बच्चे के साथ कैसा रवैया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट अननोइंगली, कोई पेरेंट जानबूझ के तो ज़ाहिर ये नहीं करेगा, लेकिन अननोइंगली ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चे के साथ ज़्यादा फेवर हो जाता है, दूसरे बच्चे के साथ कम फेवर होता है। यूजुअली आम तौर पे ये होता है कि जब एक बच्चे के साथ ज़्यादा फेवर हो जाए, एक बच्चे का ज़्यादा साथ दे दिया जाए, तो दूसरा बच्चे को वो बच्चा बहुत बुरा लगने लगता है। उसको ये लगता है कि इसको ज़्यादा टाइम मिलता है, इसको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और फिर उसको ये नहीं होता कि पेरेंट पे गुस्सा आए, उसको उस बच्चे पे गुस्सा आने लगता है जिसके साथ ज़्यादा फेवर्स होते हैं या जिसको ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है।
अच्छा, इस एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अक्सर मैं जब ये बात कहती हूँ तो पेरेंट्स बड़े नाराज़ हो जाते हैं, ये आपने किस तरह की बात कर दी, ऐसे थोड़ी हो सकता है, हमें तो सारे बच्चे एक से लगते हैं। ये जो हम फेवरेटिज़म कर जाते हैं, ये जो हम बच्चों के साथ अनफेयर हो जाते हैं, ये होता ये कि ये बहुत नेचुरल है, ठीक है। पेरेंट को कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बच्चा कम अच्छा लगता है, उसकी बहुत रीज़न्स होती हैं। कोई बच्चा बहुत खूबसूरत है, किसी बच्चे का काम बहुत अच्छा काम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, ये नोइंगली नहीं हो रहा होता, अननोइंगली एक जो बच्चा उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उस बच्चे के साथ ऑटोमेटिकली फेवर्स हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, फिर वही बात आती है कि इमोशंस पे अल्लाह सुब्हाना ताला कोई क्वेश्चन नहीं करता, असल क्वेश्चन तो एक्शन पे होता है। इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लें कि ये आपके 2 बच्चे हैं, क्या बात है, क्या आपको इनमें से कोई एक बच्चा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बच्चा कम अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे, ये होता है, इमोशंस होते हैं। मुझे भी मेरे 2 बच्चे, कोई कभी मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, कोई कभी मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के बात लग रही है, लग रहा है कि एक को टेंशन ही ज़्यादा मिलती है। अच्छा, इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लें कि मैंने इन 2 बच्चों में, मेरे दिल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, एक से मुझे ज़्यादा प्यार है और एक से मुझे कम महसूस होता है। इस चीज़ को जब आप रिकग्नाइज़ कर लेती हैं, जब आप इस चीज़ को समझ आपको आ गई है, आपको इंसाइट मिल गई है, लेकिन अब आप ये सोचें कि ठीक है, लेकिन मुझे इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना है, मुझे इन दोनों के साथ फेयर होना है। ये मेरी एक इमोशन है, ये मेरा एक वो है, जज्बात है जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों के साथ बिल्कुल एक से रवैया इख्तियार करना है। अब एक से रवैया इख्तियार करना मुझे पता है बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल हम पेरेंट्स हैं और बीइंग अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों के इमोशनली भी केटर करें। फ़िज़िकली हम केटर करते हैं, हम उनको अच्छा खाना देते हैं, हम उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, लेकिन हमको उनको इमोशनली भी केटर करना है। अब जब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे एक के लिए ज़्यादा आता है ताल्लुक़, अब आप उसको बैलेंस करें। जब आपको इंसाइट मिल गई, आपको अंदाज़ा हो गया, तो आपको बैलेंस करना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बेटी है, एक मैं इसमें आपने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन चलें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बेटा और एक बेटी है और आपको बेटे से ज़्यादा ताल्लुक़ आ रहा है। अब आप इसको बैलेंस करें, अगर आप बेटे के लिए कोई एक चीज़ लाती हैं तो आप बेटी के लिए भी एक चीज़ लाएं। मेक श्योर करें कि दोनों के लिए साथ ही एक चीज़ लाएंगी। कोई खाने की चीज़ आप बेटे को देती हैं तो या अगर आप बेटी को भी देती हैं तो आप बेटे को भी दें। तो जब बच्चों के अंदर पेरेंट्स ऊपर से फेयर होंगे तो बच्चों के अंदर मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत हमने इसको देखा है, उस पर बहुत हमने छोटी मोटी रिसर्चेस भी की हैं कि जितने पेरेंट्स अपने बच्चों से फेयर होते जाते हैं, उतने ही बहन भाइयों में या बहन बहन में या भाई भाई में मोहब्बत बढ़ती जाती है। तो अगर हद से ज़्यादा लड़ाई हो रही है तो इस चीज़ को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी बच्चे को आप ज़्यादा टेंशन दे रही हैं। हो सकता है आपको अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो तो ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की लड़ाई जो है वो इन्हीं वजूहात से होती है। बच्चों को प्यार करें, बच्चों से मोहब्बत करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के मसले सुनें, उनके मसाइल हल करें। अगर बच्चों में ज़्यादा लड़ाई होती है तो आप एक एक बच्चे को अलग ले जाके उनसे पूछें क्या बात है, किस बात पे लड़ाई हो गई थी, हमें समझ नहीं आती। दोनों बच्चे लड़ते हुए आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बस चुप, ख़त्म करो, चुप करो। नहीं, एक बच्चे की बात सुने, तुम बताओ क्या हुआ था, अच्छा तुम बताओ क्या हुआ था। फिर फ़ैसला दोनों बच्चों की बात सुन के जो भी आपको जस्टिस पे बेस्ड करता हुआ लगे कि हाँ ये अच्छा। बाज़ दफ़ा नहीं भी पता होता कि क्या बात हुई है, हो सकता है उसको ये लग रहा हो, उसको ये लग रहा हो। तो ऐसे मौके पे अगर हम उनकी दोनों की बात भी सुन लें और उनसे कहें अच्छा ठीक है मैं सोचती हूँ इस मसले का क्या हल होना है, कोई ना कोई हल तो निकलना है, उससे भी बच्चे सेटल हो जाते हैं कि अम्मी ने हम दोनों की बात सुन ली। आप ये करके देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों के दरमियान झगड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ना हो तो हम तो यहीं बैठे हैं, आप किसी वक्त भी हमें सवाल भेजें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं समझती हूँ ये वाला तो आपको काफ़ी हद तक मसला समझ में आ गया। आगे भी मैं सवाल देख रही थी, एक आध बच्चों के हवाले से और क्वेश्चन है तो वो उसको फिर मैं वहाँ पे कर लूँगी। जो यहाँ मैंने यही मसला बता दिया, लेकिन मैं बच्चों के टॉपिक को ज़रूर छेड़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये एक है इशू, पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या करें, कितनी उन्हें तवज्जो दें, प्यार करें कि लाड करें, कितनी उनकी बात मानें, नहीं कहें कि नहीं ना कहें। ये सारे सवालों का मैं आज जवाब दे के जाऊँगी जो कि अभी आएगा आगे। अच्छा, अब हम एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, इन्होंने लिखा है, समीना है, 25 साल की हैं, कराची से लिखती हैं। मेरी शादी को 1 महीने गुजर गया है, मेरे शौहर और मेरे दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात नहीं है ना।
अपनी अम्मी से बात करती हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि बेटा सब्र करो, वालिद कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन मैं ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी, मैं खुश रहना चाहती हूँ। सही बात है, खुश रहना आपका हक़ भी है। मेरे शौहर एक अच्छे इंसान हैं, फिर हम दोनों की क्यों लड़ाई होती है? मुझे मसले का कोई हल बताएं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे आपका ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता ही इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे से सुकून हासिल करें, और ये सुकून हासिल करना ज़ाहिर है इसको आप हासिल करना ही चाहती होंगी। अच्छा देखें, शादी वाला जो इशू है इसमें एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ शादी से पहले कोई शादी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये नहीं बताया जाता कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, या अपने मियाँ के साथ आपको कितना कैसे हैंडल करना है, या अपने ससुराल को कैसे संभालना है। ये सारे इश्यूज़ पे बिल्कुल बात नहीं की जाती। अगर इन इश्यूज़ पे बातचीत होने लगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो वहाँ हल हो जाएँ। अच्छा, आप दोनों की शादी, आपकी हस्बैंड और आप एक अलग फैमिली से, ठीक है, अलग, अगर फैमिली भी हो, फ़र्ज़ करें वो आपका फ़र्स्ट कज़न भी हो, लेकिन एक अलग अलग घर में ब्रॉट अप हुई है, आपकी एक अलग सोच है, उसकी एक अलग सोच है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम दो इंडिविजुअल्स हैं, हम दो अलग अलग शख्सियतें हैं। मेरी एक सोच है, मेरे शौहर की एक सोच है, बल्कि अपने शौहर के साथ बैठ के इस पर बात भी करें। अच्छा, अब इसको कि आपका शौहर एक बात सोच रहा है और आप एक बात सोच रही हैं, तो कहने को ये है कि अब आप दोनों को चल कर एक एग्रीइंग पॉइंट पे आना होगा। मेरी ये सोच है, आपकी ये सोच है, लेकिन ये हो सकता है, तो थोड़ा आप चलें, थोड़ा वो चले। तो अपनी आप ये बताएं कि मेरा ये लाइफस्टाइल था, मैं इस तरह रहती थी, मैं ये करती थी, मुझे ये अच्छा लगता है। कुछ आपके शौहर आपको बताएं कि मेरा ये लाइफस्टाइल था, मैं इस तरह करता था। आप देखेंगे आप दोनों का लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट होगा। फिर आप अब बताएं कि हाँ अब हम ये कर लेते हैं कि आपको भी बहुत ना बदलना पड़े, मुझे भी बहुत ना बदलना पड़े। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें अगर आपके ससुराल में सब लोग सुबह सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, आपको फजर की नमाज़ पढ़ के सोने की आदत है, तो आप उसे कह सकती हैं कि मुझे तो देर से उठने की आदत थी, लेकिन चलें ठीक है, मैं थोड़ा अर्ली उठने की कोशिश करूँगी, मैं 9 बजे उठ जाऊँगी। आपके शौहर अब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप 7 बजे उठ जाएँ। थोड़ी थोड़ी इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन पे अगर बात कर ली जाए और एक रास्ता निकाल लिया जाए तो हल हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा मशवरा मैं आपको ये दूँगी कि कभी भी किसी इशू पे को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है, हर इशू को डिस्कस करना चाहिए। इसको कहते हैं निप द इविल इन द बड। जो इशू आए, जो मसला आए, उस पर बात करें, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो एक बात हुई, फिर वो दूसरी बात हुई, फिर वो तीसरी बात हुई, हर बात जो है बढ़ते बढ़ते पूरा बड़ा बबल बन जाता है, और बबल ने तो एक दिन बर्स्ट ही होना है। तो उससे बेहतर ये कि हम हर मसले पे सुलझे हुए अंदाज़ में, सिविलाइज तरीके से, अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम इश्यूज़ पे बात भी कर लें तो बहुत मसले जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तीसरा जो है हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है साइकोलॉजी में, बड़ा इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया गया है कि देखें, कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी सिचुएशन होती है कि एक बात कोई कहता है, एक की मानी जाती है और एक की नहीं मानी जाती है, एक हर्ट होता है उसमें। अच्छा, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो क्या करें? अब नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है। हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो उसका दिल दुखेगा, उसको तकलीफ़ होगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ना मेरा वे, ना आपका वे, हमारा वे। ना आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना आपके शौहर कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप दोनों मिलके जो है अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो दोनों कर लें। माई वे बन जाए, माई वे नहीं आवर वे बन जाए, हमारा एक तरीका बन जाए। ना तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम दोनों इस मसले का हल निकालेंगे, हमारा वे होगा, हम दोनों का वे होगा। तो उसमें ना माई वे होता है, ना योर वे होता है, इसमें आवर वे होता है। मैं समझती हूँ अब अगर आप ये 3-4 टिप्स जो हैं इन पर अमल करें और देखें तो आपकी ज़िंदगी जो है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसा आपने कहा है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपने फैमिली स्टार्ट की है। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी फैमिली जो है वो खुश रहे, सारे खुश रहें, आप खुश रहें, आपकी सास खुश रहें, आपकी अम्मी खुश रहें। अब मेरा इजाज़त लेने का टाइम आ गया है, इसलिए कि सवाल भी मेरे ख़त्म हो गए हैं और टाइम भी मेरा ख़त्म हो गया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए सवालों के साथ, और उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह के सवाल भेजते रहेंगे और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मारूख अख्तर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।